अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पानामा केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर नजर सानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गयीं। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुसलसल फौजी राब्ते अहम हैं। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। कुरम एजेंसी में मुबैना अमरीकी ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। और जनूबी एशिया से ये खबरें कि जनूबी अफगानिस्तान में नेटो के काफिले पर एक खुदकुश बम हमला हुआ है, जिसमें रोमानिया के कम से कम 4 फौजी जख्मी हो गए हैं। और म्यांमार में तशद्दुद के हालिया वाकयात की बिना पर अमरीका पर जोर पड़ रहा है कि वो इस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करे। और बैनुल-अक़वामी खबरों में लंदन में ज़ेरे ज़मीन चलने वाली एक ट्रेन में धमाके से 18 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया है। और जनूबी इराक में जुमेरात के रोज बंदूक और बम हमलों में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। शिमाली कोरिया ने जुम्मे के सुबह एक और मिसाइल तजर्बा किया है, जो दारुल हुकूमत प्योंगयांग के इलाके सोनन से मशरिक की जानिब दागा गया। नेटो ने शिमाली कोरिया के ताज़ा तरीन मिसाइल तजर्बे पर आलमी रद्द अमल का मुतालबा किया है। खबरें अब तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस के फैसले के खिलाफ दायर नजर सानी की तमाम दरखास्तों को खारिज करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला बरकरार रखा है। इस्लामाबाद से इसकी तफसील देंगे मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बच्चों, दामाद और वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से पानामा लीक्स के फैसले के खिलाफ दायर नजर सानी की तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शरीफ खानदान के लिए अब कानून के मुताबिक अपील का कोई रास्ता नहीं बचा है। मुल्क की आला तरीन अदालत के एक सीनियर जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों का कहना है कि उन्हें इससे मायूसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत के फैसले को कबूल करते हैं। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर कामरान मुर्तजा ने अदालत उज़्मा के अहाते में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ खानदान का आईनी हक था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर कर सकें, लेकिन इसके बाद उनके पास मजीद अपील का कोई रास्ता नहीं बचा है। दूसरा रिव्यू पिटिशन तो फाइल नहीं हो सकती, उस पर रिव्यू जो है ना उसकी गुंजाइश ख़त्म हो गई। ये फैसला जो है ना यहाँ से तो आखिर हो गया। अब इसके बाद एक ऑप्शन तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाए, वहाँ पे जाके कंटेस्ट करें वो प्रोसीडिंग्स को। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये है कि इसको डाइल्यूट करने के लिए इस जजमेंट को एक अमेंडमेंट हो सकती है दस्तूर में, और उसके नतीजे में जो है ना वो कुछ शायद नवाज शरीफ साहब को कोई फ़ायदा मिल सकता है, मगर वो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास नहीं है। तो फिल वक्त ये ऑप्शन लेस है, मासवा इसके कि जाके कंटेस्ट करें और अच्छे वक्त का इंतजार करें। हुक्मरान जमात के ओहदेदार और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के मुआविन खसूसी बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर जफरुल्लाह खान कहते हैं कि उनकी जमात ने इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ की नाअहली की जो वजह बयान की गई है वो बहुत कमज़ोर है। हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली की गई है उसकी ग्राउंड बहुत कमज़ोर है, और जो उन पर मुकदमा चलाने के लिए मॉनिटरिंग जज बिठाए गए हैं कि वो जज सुप्रीम कोर्ट का देखेगा कि नीचे से ट्रायल ठीक हो रहा है, कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने हमारी मालूमात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है, हमें ये फ़ैसला कबूल करना है, हमने कबूल किया। अलबत्ता हम ये कहते हैं कि फ़ैसला गैर मुनसफ़ाना है, अनजस्ट है, ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं। नवाज शरीफ को पहले गिरफ़्तार किया गया था, हथकड़ी पहनाई गई थी, अटक के किले में रखा गया था, और उस वक्त मार्शल लॉ था। 27 साल सज़ा हो गई थी। चंद साल बाद अवाम ने उनको वापस लाया, वज़ीर आज़म बना दिया। तारीख़ का अपना एक अमल है, तारीख़ उसके हिसाब से चलती है।
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई को पानामा दस्तावेजात के मामले पर दायर दरख्वास्तों का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दे दिया था, जबकि अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को हुक्म दिया था कि वो नवाज शरीफ, उनके बेटों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के अलावा वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब रेफरेंस दायर कर चुका है और एहतसाब अदालत की तरफ से नवाज शरीफ को तलब भी किया जा चुका है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी राब्ते जरूरी हैं, ताहम फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा फौजी राब्ते नहीं हो रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें भेजी है मोहम्मद जलील ने। पाकिस्तान के वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुसलसल फौजी राब्तों की जरूरत है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। खुर्रम दस्तगीर ने निजी टीवी चैनल आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त ये राब्ते न होने के बराबर हैं जिन्हें मुसलसल उस्तवार रखना जरूरी है। बसूरत दीगर उनके बकौल मामलात में बेहतरी नहीं आ सकती। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर की तरफ से ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात अमरीकी इंतजामिया की पाकिस्तान में मुबैना शिद्दत पसंदों की मौजूदगी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से न सिर्फ ठहराव का शिकार हैं बल्कि मामूल की सिफारती और फौजी राब्तों पर भी इसका मनफी असर पड़ा है। बाज़ हलकों की तरफ से इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि अमेरिका इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। ताहम वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई किसी तौर भी सूदमंद नहीं होगी। जब अमेरिका हमें डायरेक्ट ना सही लेकिन एक पॉसिबिलिटी रेज करता है कि जी काइनेटिक एक्शन होगा, तो उनको ये भी तो कैलकुलेट करना, और ये बात हम उनको बताएंगे कि उनके किसी भी एक्शन का या वो हिंदुस्तान को जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा और पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन पे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जो उनका जो रूट इस वक्त उन्होंने लिया हुआ है वो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज भी कर सकता है टू ब्रिंग अबाउट प्रिसाइसली व्हाट दे फियर। दिफाई अमूर की तजियाकार मारिया सुल्तान ने जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाहिर है अगर एतमाद का फुकदान होता है दोनों तरफ और उसके बाद किसी भी तरफ से किसी भी किस्म की कोई अस्करी कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब भी रद्द अमल आएगा, जो बहरहाल दोनों ममालिक के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ममालिक चाहते हैं इस वक्त कि अफगानिस्तान के अंदर न सिर्फ एक दूसरे का ताउन करें लेकिन इस खत्ते के इस्तेहकाम की तरफ भी अहम इक़दाम उठाएं। वाज़ेह रही कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह अफगानिस्तान और खित्ते से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं। इस्लामाबाद मुतअद्दिद बार अपने इस मौक़िफ़ का इआदा कर चुका है कि पाकिस्तान में ऐसे महफूज ठिकाने मौजूद नहीं जो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के सफीर उमर ज़कीलवाल और अमेरिका के सफीर डेविड हिल ने जुमे को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से अलग अलग मुलाकात की। एक सरकारी बयान के मुताबिक अफगान सफीर ज़कीलवाल के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म अब्बासी ने खित्ते और खासतौर पर अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार करते हुए अफगानों की क़यादत में मसाहलती अमल की हिमायत का भी इआदा किया। अमेरिकी सफीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म अब्बासी ने मुश्तरका मफादात के असूल के लिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान राब्तों की अहमियत पर जोर देते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के कई दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात को मुख्तलिफ सतह के राब्तों के जरिए मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। लंदन में जेर जमीन चलने वाली एक ट्रेन में धमाके से 18 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया है। इतलात के मुताबिक धमाका मगरबी लंदन के पार्सन्स ग्रीन स्टेशन में सुबह 8:20 पर हुआ। लंदन एम्बुलेंस सर्विस ने तस्दीक की है कि वाक़े के बाद 18 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और उन तमाम की हालत खतरे से बाहर है। इतलात के मुताबिक धमाका एक ट्रेन में हुआ जो स्टेशन पर खड़ी थी। धमाके के वक्त ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी, जबकि दफातर का वक्त होने के बायस स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश था। लंदन के मक़ामी अखबार मेट्रो के मुताबिक धमाके के बाद भगदड़ मचने से भी बाज़ अफराद जख्मी हुए हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने पुरसुकून रहने की अपील की है और कहा है कि अफवाहों पर कान न धरें। बरतानवी ट्रांसपोर्ट पुलिस के डिप्टी कांस्टेबल हेंस टॉक कह रहे हैं,
And at this stage, we are treating the matter as a terrorist-related incident, and the Metropolitan Police Counter-Terrorism Command will take responsibility for that investigation. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک اس دھماکے کو دہشت گرد کارروائی قرار دیا جا رہا ہے اور انسداد دہشت گردی کی پولیس ٹیم جائے واردات پر موجود ہے اور اسی کے ذمے اس واقعے کی تحقیقات ہیں۔ اس مرحلے پر تعین کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس حادثے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور اس کے کیا محرکات تھے۔ فی الحال تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہے۔ لندن کے میئر صادق خان کا کہنا ہے کہ برطانوی دارالحکومت کو کبھی دھمکایا نہیں جا سکتا اور دہشت گردی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ جمعے کی صبح شمالی کوریا نے جاپانی علاقے کے اوپر سے جو میزائل داغا ہے اس پر جاپان اور جنوبی کوریا نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔ شمالی کوریا نے یہ میزائل اقوام متحدہ کی ان پابندیوں کے بعد داغا ہے جو اس کے چھٹے ایٹمی تجربے کے بعد عائد کی گئی ہیں۔ یہ میزائل بحر الکاہل میں گرنے سے پہلے شمالی جاپانی جزیرے ہوکائیڈو سے گزرا تو لوگوں کو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پناہ گاہوں میں جانے کے لیے کہا گیا۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہائیڈی سوگا کہتے ہیں، この弾道ミサイルは7時4分から7時6分頃、我が国の北海道超上空を通過し、7時 شمالی کوریا پر ایسے مزید اقدامات نہ کرنے کے لیے زور دینے کی غرض سے ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون اور رابطے مسلسل مضبوط بناتے رہیں گے۔ ہم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ مضبوط موقف اختیار کریں گے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہے۔ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کے جواب میں جنوبی کوریا کی فوج نے ہیونمو 2 نامی میزائل سمندر میں چھوڑا جو پیونگ یانگ کے سونان ایئر فیلڈ تک مار کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے قومی سلامتی کونسل NSC کا ایک اجلاس بھی طلب کیا تاکہ سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور شمالی کوریا کی جانب سے نئے ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی تیاری کی جائے۔ انہوں نے کہا، 이런 상황에서는 대화도 불가능합니다. 북한이 진정한 대화의 길로 놓을 수밖에 없도록 اس صورتحال میں شمالی کوریا کے ساتھ کوئی بات چیت ناممکن ہے۔ شمالی کوریا کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے سخت تر تعزیروں کا اور دباؤ کا سامنا ہوگا تاکہ اس ملک کو مذاکرات پر مجبور کیا جا سکے۔ ہمارے ملک کے پاس وہ سب صلاحیتیں ہونی چاہیے جو شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے ایٹمی اور میزائل کے خطرات سے نمٹنے اور شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کی صورت میں اسے فوری طور پر سبق سکھانے کے لیے ضروری ہیں۔ امریکہ اور جاپان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو بعد میں ہو رہا ہے، جس میں سفارتکاروں کے مطابق شمالی کوریا کی میزائل کے تازہ ترین تجربے کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اگرچہ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ اس ایٹمی تعطل کا سفارتی حل چاہتے ہیں، تاہم فوجی طاقت بھی ایک متبادل ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جنوبی افغانستان میں نیٹو کے قافلے پر ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے جس میں رومانیہ کے کم از کم 4 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے تصدیق کی کہ یہ حملہ صوبائی دارالحکومت قندھار کے ہوائی اڈے کے قریب ہوا ہے اور اس میں فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ فضل باری بریالی نے کہا کہ خودکش بمبار نے اپنی بارود سے بھری گاڑی غیر ملکی فوج کے قافلے سے ٹکرا دی جو علاقے میں معمول کی گشت پر تھا۔ طالبان کے ترجمان نے فوری طور پر دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی عراق میں جمعرات کے روز بندوق اور بم حملوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملے صوبہ ذیقار کے دارالحکومت نصیریہ کے قریب ہوئے جن میں 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اہلکاروں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے ایک ریستوران پر فائر کھول دیا جس کے کچھ ہی دیر بعد ایک خودکش حملہ ہوا جس میں ایک ڈرائیور نے بارودی مواد بھری گاڑی قریبی سیکیورٹی کی چوکی سے ٹکرا دی۔ کسی گروہ نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شام میں داعش کے لیے لڑنے والا ایک امریکی شہری جس نے شامی جنگجوؤں کی پشت پناہی والے اتحاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اب امریکہ کے زیر حراست ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان میرین میجر آڈریان گیلوے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شامی ڈیموکریٹک فورسز SDF نے ایک امریکی شہری کو حوالے کر دیا ہے جس نے 12 ستمبر کو ہتھیار ڈال دیے تھے۔
اور म्यांमार तशद्दुद के वाक़यात जिनमें लगभग 3,80,000 रोहिंग्या मुसलमानों को घर बार छोड़कर मगरबी म्यांमार जाने पर मजबूर होना पड़ा, अमरीका को फौजी गलबे की इस हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी पर मजबूर कर रहे हैं। इंसानी हमदर्दी का बहरान म्यांमार की मशहूर जमहूरी शख्सियत आंग सान सूची के साथ वाशिंगटन के करीबी ताल्लुकात तक को मुतासिर कर रहा है। इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है जो हम बुलेटिन के बाद में चलाएंगे। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत चाहते हैं। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये नशर जारी है, तो अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।